Good evening, everyone. Welcome back to this channel. Myself, Divya, from the team member Lexis and Company, and this video is about the contract of indemnity. So, which is contract of indemnity is covered under section 124 and 125 of Indian Contract Act 1872. Now, what do you understand with the term indemnity? Indemnity basically means the protection against the loss or the damages which is caused to a person, or basically means to compensate. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है प्रोटेक्शन देने के लिए, कि वो प्रॉमिस करती है कि वो प्रोटेक्शन देगी किसी भी लॉस या किसी भी डैमेज जो कि उसको कॉज हुआ है, जो कि उसको अकर हुआ है। तो दिस इज बेसिकली मीनिंग, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टर्म इंडेमनिटी, which means that is which basically means to give protection against the loss or the damage or to compensate. Now, the contract of indemnity has been defined under section 124 of the Indian Contract Act, which says a contract by which one party promises to save the another from the losses caused to him. किसकी वजह से caused हुए हैं? By the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. It is called as a contract of indemnity. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी, अब XYZ एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक ए पर्सन है। ए ने एक इंश्योरेंस ले रखा है XYZ कंपनी से, दैट इज अगेंस्ट द गुड्स लॉस्ट बाय द फायर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन द XYZ इंश्योरेंस कंपनी एंड ए पर्सन। सो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहाँ पर यहाँ जो XYZ इंश्योरेंस कंपनी है उसने प्रॉमिस किया है कि वो इंश्योरेंस बेसिकली कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ए को, अगर उसके गुड्स जो है वो उसमें जैसे आग लग जाता है या उसके गुड्स जो है लॉस्ट बाय फायर हो जाते हैं। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. Now, who are the parties of contract of indemnity? So there are the two parties involved in the contract of indemnity. First is indemnifier, and the other is in the indemnity holder, which is also known as a indemnified. So the person who promises to protect another person, ठीक है, जो person promise कर रहा है कि वो protection देगा, उसे हम कहते हैं indemnifier. For example, insurance company, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें XYZ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो ए पर्सन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा इन केस ऑफ हिज गुड्स लॉस्ट बाय द फायर। तो यहाँ पर इंडेमनिफायर कौन हुआ? XYZ इंश्योरेंस कंपनी. एंड द अदर वन इज द पर्सन हु इज सो प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड एज अ इंडेमनिटी होल्डर, जिसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिसको एश्योरेंस दिया जा रहा है कि उसको उसके लॉस और डैमेजेस के लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफायर. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं? फर्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वही तभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो वैलिड है. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट, दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एंटर्ड बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो मेजर होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है. दूसरा, देयर मस्ट बी द ऑफर और एक्सेप्टेंस. थर्ड वन, देयर मस्ट बी द कंसिडरेशन. फोर्थ, देयर मस्ट बी द फ्री कंसेंट. तो दीज आर दी एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में काउंट किया जाएगा. नाउ सेकंड, देयर विल बी द टू पार्टीज. दो पार्टीज होनी ही चाहिए, क्योंकि सेक्शन 124 यही बोलता है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है टू गिव अ प्रोटेक्शन. तो एक पर्सन और दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है. तो देयर विल बी द टू पार्टीज जो कि हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज द इंडेमनिफायर एंड द सेकंड वन इज द इंडेमनिटी होल्डर. Third is indemnifier promises to save the indemnity holder from the loss caused to him by the conduct of promisor or by the conduct of any other person. Third essential ये है कि यहाँ पर indemnifier promise कर रहा है indemnity holder को कि वो उसे protection देगा उस लॉस के लिए जो कि कॉज हुआ है बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और बाय द एनी अदर थर्ड पर्सन की वजह से जब कोई लॉस हुआ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है सामने वाले पर्सन की वजह से, क्योंकि उसने रेड लाइट जंप किया है. ठीक है. तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से उसका जो भी लॉस हुआ है, तो उसको उसमें इंडेमनिफायर की जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाती है. ठीक है. जिसकी वजह से लॉस हुआ है वो उसको क्या, उसके लॉस के लिए प्रोटेक्शन देगा. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी.
नाउ फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सप्रेस भी हो सकता है, बाय इम्प्लाइड भी हो सकता है. फिफ्थ, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कमेंसेस when the indemnified suffers loss according to the terms and conditions of contract. This is the most important point. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस लिया है फॉर द गुड्स लॉस्ट बाय फायर. ठीक है. अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को उसकी प्रोटेक्शन तभी देगी जब मेरे गुड्स फायर से इफेक्ट होंगे. अब फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स जो है चोरी हो जाते हैं, तब उसके केस में मेरे को इंडेमनिटी की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. तब उसके केस में मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस इज नॉट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मेरे इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि मेरे को उसी चीज के लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिसमें गुड्स लॉस्ट बाय फायर होगा. अब उसमें गुड्स चोरी हो गए हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए उसके केस में इंडेमनिफायर की लायबिलिटी अराइज या अकर नहीं करेगी. इंडेमनिफायर की लायबिलिटी तभी अराइज करेगी जब मेरे गुड्स जो हैं वो लॉस हो गए हैं बाय द फायर. Now the sixth one is contract of insurance are also covered in this. The most important thing which should be kept in mind is marine insurance or fire insurance. These are covered under the contract of indemnity. However, life insurance is not covered under the contract of indemnity. Now, what are the rights of indemnity holder? Indemnity holder के क्या क्या rights है? Indemnity holder के rights. The rights of indemnity holder has been provided under section 125 of Indian Penal Code. So section 120 of the Indian Contract Act. Sorry. तो section 125 हमारे को क्या बोलता है? The rights of indemnity holder when sued. The promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor. क्या क्या वो रिकवर कर सकता है? तो क्या क्या रिकवर कर सकता है वो? फर्स्ट, ऑल द डैमेजेस which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter in which the promise to indemnify applies. Second, all the cost of suit. 125 clause 2 बोलता है all the cost which he may be compelled to pay in any suit if in bringing or defending it, if he did not contravene the order of promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of contract of indemnity, or if the promisor authorized him to bring or defend the suit. अगर सूट फाइल हो रहा है तो उसके जो भी चार्जेस है, जो भी उसके कॉस्ट हैं, वो भी वो क्लेम करेगा. थर्ड इज all sum which he may have paid under the terms of any compromise of any suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit. So basically, what are the rights of indemnity holder is covered under section 125 of Indian Contract Act. Now moving further is the rights of indemnifier. अब इंडेमनिफायर कौन होता है? वो पर्सन जो कि प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को कि वो उसको उसके लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा. अब इंडेमनिफायर के क्या क्या राइट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है. तो द फर्स्ट राइट इज राइट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन? डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन कन्फर्स अपॉन द इंश्योरर. इंश्योरर कौन होता है? जो कि प्रॉमिस करता है द राइट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ सच राइट्स एंड रेमेडीज. उसको राइट दिया गया है टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ सच राइट्स एंड रेमेडीज एज द insured has against the third party in regard to the loss to the extent that the insurer had indemnified the loss and made it good. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सब्रोगेशन को. कि सपोज ए और बी फ्रेंड्स है, ठीक है, वो रोड पे जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया है और कार जो है वो एक ही होती है और बी ड्राइव कर रहा होता है. और जब बाद में जब ये अपनी कार को रिपेयर कराना चाहता है तो उसको पता लगता है कि इसका 50,000 रिपेयर चार्जेस है टू गेट हिज व्हीकल रिपेयर. तो अब लकीली जो एक ही कार होती है वो क्या इंश्योर्ड होती है, उसके ऊपर उसने इंश्योरेंस लिया होता है अपने कार के ऊपर. अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है एक ही, वो उसको इंश्योरेंस अमाउंट दे देती है. बट बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें पता लगता है कि इट वॉज द बी फॉल्ट. बी के फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि जो बी था वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था, एक्सीडिंग द लिमिट, ड्राइविंग लिमिट. तो उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है. तो यहाँ पर एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, ए की जो इंश्योरेंस कंपनी है
वो अपने जो लॉस है वो क्लेम कर सकता है बाय द बी, जिसके फॉल्ट पर वो एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन यूज करके जो इंश्योरेंस कंपनी है ए की, वो अपने बेनिफिट्स, अपने लॉस को क्लेम कर सकता है और कोर्ट में केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द बी पर्सन। Now, the next right is to sue against the third party after indemnifying the indemnity holder. इसका मतलब वही है, सब्रोगेशन का ही पार्ट है ये, कि मतलब आप थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हो आफ्टर इंडेमनिफाइंग द इंडेमनिटी होल्डर। जैसे अब ऊपर वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी ने ए को इंश्योरेंस दे दी थी उसके कार के लिए, उसके कार के अगेंस्ट, ठीक है, जो जिसमें उसका रिपेयर चार्जेस था, एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। बट अब इसमें राइट है कि वो स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन होगी उसमें? बी हो गई, जिसकी फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो इसलिए वो स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन जो है इंडेमनिटी होल्डर को देने के बाद। नाउ द थर्ड इज नॉट टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस नॉट कवर्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ इंडेमनिटी। उस लॉसेस को वो कवर नहीं करेगा, उस लॉसेस के लिए वो कंपनसेट या प्रोटेक्शन नहीं देगा जो लॉसेस उसकी कंडीशंस ऑफ इंडेमनिटी के अंदर थे ही नहीं। जैसे कि अब हमने पीछे एक एग्जांपल किया था गुड्स लॉस बाय फायर। अगर फायर से होंगे तभी उसको उसका प्रोटेक्शन और कंपनसेशन मिलेगा। अगर गुड्स चोरी हो गए या अगर गुड्स चोरी हो गए या किसी और भी कंडीशन से गुड्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, तो उसके केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दिया होगा उसी के लिए उसको प्रोटेक्शन और कंपनसेशन दिया जाएगा। So thank you for watching my video. If you like my video, do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.